दोस्तों हाजिर हैं एक और रिपोर्ट लाके। मेरी आज की रिपोर्ट रहेगी हिंदी में और आज मैं बात करूंगा हरियाणा की। हरियाणा में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी रैंक से एक रैंक नीचे इस पद पर तैनात एक अधिकारी वाई पूरन कुमार ने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया और इस आत्महत्या के बाद छोड़ा एक सुसाइड नोट। ये सुसाइड नोट नहीं बल्कि वो सुसाइड ज्ञापन था जिसमें इस आईपीएस अधिकारी ने पिछले 5 वर्षों में एक सिस्टमिक, एक सुनियोजित ढंग से जो प्रताड़ना इसके साथ हुई, जातिगत आधार पर, जाति आधारित वो डिस्क्रिमिनेशन जिसका सामना इस अधिकारी को करना पड़ा, उसके बारे में एक व्यापक ब्यौरा छोड़ दिया। मैं सबसे पहले इस घटना के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज इस रिपोर्ट में मैं आपको गहराई से यह बताने का प्रयास करूंगा कि इन 5 सालों में जिन 14 हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेट्स और ज्यादातर पुलिस आईपीएस अधिकारियों ने इस अफसर को प्रताड़ित किया, वो कौन लोग थे और उनकी क्या क्या भूमिका थी। इन 5 सालों में इस अधिकारी के साथ क्या क्या हुआ। इस सुसाइड नोट जिसके आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने, क्योंकि ये आत्महत्या की घटना चंडीगढ़ में घटी, तो चंडीगढ़ पुलिस ने एक एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108 जो कि आईपीसी की धारा 306 हुआ करती थी, अबेटमेंट टू सुसाइड का एक केस दर्ज किया है जिसमें इस सुसाइड नोट या कहें कि आत्महत्या के ज्ञापन में नामजद किए गए, लिखे गए उन सभी अधिकारियों को नॉमिनेट किया है, एफआईआर में नॉमिनेट किया गया है। जिसका मतलब यह है कि हरियाणा के मौजूदा डीजीपी और तकरीबन 9 से ज्यादा अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों को इस सुसाइड के केस में एफआईआर में नॉमिनेट किया गया है। सो इस मामले की गहराई तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला था क्या। लेकिन सबसे पहले मैं 7 अक्टूबर की उस घटना के बारे में आपको बताना चाहूंगा और इस घटना से कुछ दिन पहले का वो घटनाक्रम जो कि कारण बना वाई पूरन कुमार, एक दलित, एक अनुसूचित जाति से जुड़े हुए आईपीएस अधिकारी द्वारा अपनी जीवन लीला को खत्म करने का। 7 अक्टूबर का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार रहा कि सेक्टर 11 चंडीगढ़ एक बेहद पॉश इलाके में स्थित अपने घर, अपनी रिहायश, अपने निवास स्थान के बेसमेंट में जाकर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारी। ये गोली एक ऐसी पिस्तौल से चलाई गई जो कि उन्हीं के किसी कर्मचारी की पिस्तौल थी और जिस कमरे में गोली मारी गई वो कमरा एक साउंड प्रूफ कमरा बताया जाता है। वाई पूरन कुमार इस मौके यानी कि आत्महत्या के समय पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रोहतक सुनरिया में तैनात थे। एक हफ्ता पहले 29 सितंबर 2025 को ही उनका तबादला आईजी रोहतक से पीटीसी सुनरिया में किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक की गई इस आत्महत्या की जानकारी मौके पर पहुंची पुलिस को पंजाब के बठिंडा के विधायक अमित रतन द्वारा दी गई। यह बताया गया कि सबसे पहले वाई पूरन कुमार द्वारा की गई आत्महत्या के बाद इस घटना की जानकारी उनकी एक टीनेज बिटिया द्वारा पड़ोसियों को दी गई, पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस को मौके से वो सुसाइड नोट मिला जो कि तकरीबन 8 पेज का, सुसाइड नोट कम और आत्महत्या का ज्ञापन ज्यादा था। वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार हरियाणा में ही मुख्यमंत्री कार्यालय में एक वरिष्ठ पद पर तैनात एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं जो कि आत्महत्या वाले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सानी के साथ जापान के एक दौरे पर थी। अगले दिन जब उनकी पत्नी वापस आती हैं तो उन्होंने वाई पूरन कुमार के उस लैपटॉप बैग को खोला जिसमें से उसी सुसाइड नोट यानी कि आत्महत्या का ज्ञापन जो कि पुलिस को घटना वाले दिन, एक दिन पहले 7 अक्टूबर को मौका वारदात से बरामद हुआ था, उसी की एक कॉपी, उसी की एक प्रति इस लैपटॉप के बैग से मिली और इस लैपटॉप में एक डॉक्यूमेंट की फाइल बनाकर भी वाई पूरन कुमार ने उस डॉक्यूमेंट में अपने उस सुसाइड ज्ञापन को नोट कर रखा था, रजिस्टर रिकॉर्ड कर रखा था। जिस तरीके से एडीजीपी कुमार ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट की अलग अलग कॉपीज, उसकी हार्ड कॉपीज, उसकी सॉफ्ट कॉपीज को अपने लैपटॉप में मेंटेन तक किया, यह बहुत ही क्लियर है कि यह कोई इंपल्सिव फैसला ना होकर कुछ दिन योजना बनाने के बाद की गई आत्महत्या थी।
अब योजना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस आत्महत्या के पीछे के असल कारण और वजहें क्या रही, ये तो एक निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन इस सुसाइड नोट जिसकी कॉपी न सिर्फ पुलिस को बरामद हुई बल्कि अगले दिन विदेशी दौरे से लौटी उनकी आईएएस पत्नी ने उस लैपटॉप से हासिल किए उस डॉक्यूमेंट फाइल को और उस लैपटॉप बैग से मिले उस सुसाइड नोट के दूसरे कॉपी को शिकायत के रूप में चंडीगढ़ पुलिस को दिया, जिस आधार पर इस सुसाइड नोट में दर्ज सभी पुलिस अधिकारियों या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठतम अधिकारियों को उस एफआईआर में नामजद कर लिया गया है, जो कि चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की। अब ये समय का तकाजा है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि इन अधिकारियों, सीनियर मोस्ट अधिकारियों के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस अपनी कार्रवाई कब शुरू करे, क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड पहले आईपीसी की धारा 306 हुआ करती थी, अब बीएनएस की 108 सेक्शन है। यह एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें जमानत मिलनी भी आसान नहीं है। इस प्रताड़ना का पूरा दौर जो वाई पूरन कुमार को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए उकसाता है, उसके सूत्रधार इस सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को बताया गया। डीजीपी यानी कि हेड ऑफ पुलिस फोर्स, हरियाणा के पुलिस के मुखिया शत्रुजीत कपूर और उनके साथ तकरीबन हर स्तर के हरियाणा पुलिस के आईपीएस अधिकारियों के नाम इस सुसाइड नोट आत्महत्या के ज्ञापन में शामिल हैं। आज की इस रिपोर्ट में मैं इन सभी अधिकारियों और उनकी भूमिका और वाई पूरन कुमार के साथ जो उत्पीड़न इतने साल तक होता रहा, जो बातें उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखी, उसके बारे में विस्तार सहित आपको जानकारी दूंगा। जाति आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और प्रताड़ना के इस घटनाक्रम की शुरुआत को खुद द्वारा लिखे गए आत्महत्या के इस ज्ञापन में वाई पूरन कुमार अपनी मौत से पहले अगस्त 2020 से शुरू मानते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट अगस्त 2020 था, जब अंबाला में वो तैनात थे और अंबाला के किसी पुलिस थाने, एक पुलिस स्टेशन के मंदिर में माथा टेकते वक्त उनसे भेदभाव हुआ, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी ज्यादा डिटेल इस सुसाइड नोट में उसका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन यह फैक्ट है कि इस घटना के बारे में इन तमाम सालों यानी कि 5-5.5 साल तक जो भी ज्ञापन या कम्युनिकेशन वो अपने अधिकारियों के साथ साझा करते आए, उनमें भी जिक्र किया गया है। यह घटना जिस वक्त घटी उस वक्त हरियाणा के डीजीपी थे मनोज यादव, जिन्हें वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में इस घटनाक्रम यानी कि उत्पीड़न और प्रताड़ना के इस घटनाक्रम के शुरुआती दौर का मुख्य सूत्रधार बताया। मनोज यादव के बाद हरियाणा के अगले डीजीपी पीके अग्रवाल पर भी इसी प्रताड़ना के सिलसिले को आगे बढ़ाने का आरोप वाई पूरन कुमार अपने इस सुसाइड नोट में लगाते हैं। इसके बाद हरियाणा के डीजीपी अगस्त 2022 से हरियाणा के डीजीपी यानी कि हेड ऑफ पुलिस फोर्स शत्रुजीत कपूर को इस प्रताड़ना के दौर का सबसे बड़ा विलन इस सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार बताते हैं। सो हरियाणा के 3 डीजीपी सब्सिक्वेंट बैक टू बैक 3 डीजीपी, इन सभी पर आरोप हैं और इन सभी पूर्व डीजीपीज और मौजूदा डीजीपी को इस एफआईआर में चंडीगढ़ पुलिस ने नॉमिनेट किया है। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि हरियाणा में सीनियर मोस्ट पुलिस के जो भी रैंक्स है, उनमें शायद ही कोई ऐसा रैंक हो जिस स्तर के अधिकारी का जिक्र या नाम इस सुसाइड नोट में ना हो, जिस पर कार्रवाई करते हुए चंडीगढ़ पुलिस को इन सभी अधिकारियों के खिलाफ केस रजिस्टर करने पड़े हैं। जो मुख्य अधिकारी, मैं सबसे पहले उनका नाम ले देता हूं कि जो अधिकारी हैं, 3 का नाम मैं ले चुका हूं। शत्रुजीत कपूर, हरियाणा के मौजूदा डीजीपी, जिन्हें अब छुट्टी पर भेज दिया गया है और इस चीज की संभावना है कि किसी कार्यवाहक कार्यकारी डीजीपी को हरियाणा का हेड ऑफ पुलिस फोर्स नियुक्त किया जाएगा। तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव और पीके अग्रवाल का मैं जिक्र पहले कर चुका हूं। इसके अलावा हरियाणा के जो सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी जिनका जिक्र इस सुसाइड नोट में किया गया है, अब मैं उन सभी के नाम आपको बताऊंगा। जो सबसे सीनियर रैंक के अधिकारी डीजीपी शत्रुजीत कपूर के बाद आते हैं, वो हैं एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों। एक काफी डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, काफी अच्छे ऑफिसर इनको वैसे माना गया है, लेकिन इस घटनाक्रम में इनकी भूमिका को एक नकारात्मक भूमिका माना गया है और जो मानसिक उत्पीड़न एक दलित आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह का हुआ, उसमें अमिताभ ढिल्लों को डीजीपी शत्रुजीत कपूर के इशारे पर काम करने वाले उस अफसर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि एक लंबे समय तक डीजीपी कार्यालय में
रहने की वजह से डीजीपी शत्रुजीत के कपूर के इशारे पर वाई पूरन कुमार को डिस्क्रेडिट करने के लिए विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कार्रवाई की जा सके, इसकी जो प्लानिंग की गई, जो भी षड्यंत्र कथित तौर पर रचा गया, उसके सूत्रधार को अमिताभ ढिल्लों के रूप में वाई पूरन कुमार अपने सुसाइड नोट में आइडेंटिफाई करते हैं। इनके अलावा एक और अधिकारी जो कि आईजी स्तर के हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर हैं, वो है संजय कुमार। अब शत्रुजीत कपूर, अमिताभ ढिल्लों और संजय कुमार, इन वरिष्ठतम अधिकारियों को एक ऐसी तिकड़ी के रूप में वाई पूरन कुमार ने अपने इस सुसाइड नोट में आइडेंटिफाई किया है, जिन्होंने इन तमाम सालों, खास करके उस वक्त से जब से शत्रुजीत कपूर अगस्त 2022 से हरियाणा के डीजीपी बने, मानसिक स्तर पर, विभागीय स्तर पर वाई पूरन कुमार को तोड़ने की, उनको हैरस करने की कोशिशें की, षड्यंत्र रचे। इसके अलावा कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने डीजीपी और एडीजीपी, आईजी स्तर के इन अफसरों का साथ दिया, इनमें जिला स्तर पर तैनात कुछ एसपी, कमिश्नरेट स्तर पर तैनात कुछ कमिश्नरेट ऑफ पुलिस या जॉइंट सीपी लेवल के अधिकारी हैं। ये जो 14 अधिकारियों का जिक्र इस सुसाइड नोट में किया गया है, इनमें से 9 सर्विंग आईपीएस ऑफिसर्स हैं, 2 रिटायर्ड डीजीपी हैं जिनका जिक्र हमने किया, मनोज यादव और पीके अग्रवाल का। इसके अलावा 3 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इंचार्ज रहता है हरियाणा में गृह विभाग का, वो अधिकारी शामिल है। अब इन आईपीएस अधिकारियों में से 6 बचे आईपीएस अधिकारियों में एक आईजी स्तर के और अधिकारी हैं, पंकज नैन, जिनकी भूमिका इस उत्पीड़न और प्रताड़ना के घटनाक्रम में मुख्य बताई गई है। यह भूमिका क्या है, इस पर मैं इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में आऊंगा। पंकज नैन के अलावा एम रवि किरण नाम के एक आईपीएस अधिकारी पर इस सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार ने यह आक्षेप किया है, यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने पब्लिकली उन्हें ह्यूमिलेट किया। इनके अलावा एक महिला आईपीएस अधिकारी कला रामाचंद्रन का भी जिक्र इस सुसाइड नोट में किया गया है। जिला स्तर के जो 3 आईपीएस अधिकारी जिनका नाम इस सुसाइड नोट में है और चंडीगढ़ पुलिस की अब एफआईआर में वो लोग ऑटोमेटिकली नामजद हुए हैं, उनमें गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर रहे संदीप खीरवार प्रमुख है, ज्वाइंट सीपी रहे यानी कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव रहे सुभाष कविराज हैं, और सबसे अहम और सबसे क्रिटिकल भूमिका है रोहतक के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। पंजाब में एसएसपी होता है, हरियाणा में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि किसी जिले का पुलिस अधीक्षक, वो है नरेंद्र बिजरनिया, जिनकी सबसे क्रिटिकल भूमिका है। नरेंद्र बिजरनिया एसपी रोहतक वो अधिकारी हैं प्रोबेबली जिनकी कार्रवाई की वजह से ही वाई पूरन कुमार ने वो किया जो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया, यानी कि आत्महत्या, खुदकुशी। सो सभी अधिकारी, पूर्व डीजीपी मनोज यादव, पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल, मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, मौजूदा एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों, आईजी संजय कुमार, आईजी पंकज नैन, आईजी एम रवि किरण, आईपीएस कला रामचंद्रन, आईपीएस संदीप खिरवार, आईपीएस सुभाष कविराज, आईपीएस नरेंद्र बिजरनिया, ये वो सभी हरियाणा पुलिस के वरिष्ठतम पदों पर तैनात वो अधिकारी हैं जिन्हें वाई पूरन कुमार ने अपनी इस आप बीती, अपने साथ हुई इस त्रासदी के मुख्य सूत्रधारों के रूप में आइडेंटिफाई किया है। इनके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हरियाणा सरकार के वो सचिव स्तरीय अधिकारी जो कि गृह विभाग के हेड थे, यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम राजीव अरोड़ा, टीवीएसएन प्रसाद और अनुराग रस्तोगी, अलग अलग समयों पर ये सभी एसीएस होम थे। इन सभी अधिकारियों को ज्ञापन और रिप्रेजेंटेशन देकर खुद के साथ हो रही प्रताड़ना, भेदभाव के बारे में वाई पूरन कुमार विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ क्या हो रहा है, किस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन देते रहे, मेमो देते रहे। लेकिन इन अधिकारियों ने गृह विभाग के मुखिया होने के नाते, सचिव स्तर के हेड होने के नाते कोई भी सुनवाई नहीं की, जिसका नतीजा यह निकला कि वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली। अब इन सभी अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिकाएं क्या थी, चाहे पूर्व डीजीपी हो, चाहे पूर्व एसीएस हो, या फिर मौजूदा आईपीएस अफसर, मौजूदा डीजीपी, एडीजीपी, आईजी, सीपी, एसपी, इस तरह के अधिकारी, इनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा 7 अक्टूबर 2025 की उस घटना, यानी कि वाई पूरन कुमार द्वारा की गई खुदकुशी से पहले के कुछ हफ्तों और महीनों के उस क्रिटिकल घटनाक्रम के बारे में, जो कि
पॉसिबली कारण बना वाई कुमार द्वारा की गई आत्महत्या का। अब 29 सितंबर 2025 मैंने रिपोर्ट में पहले जिक्र किया कि आईजी रोहतक वाई पूरन कुमार का तबादला कर उन्हें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रोहतक सुनरिया में तैनात कर दिया जाता है। एडीजीपी रैंक के अधिकारियों को पीटीसी सेंटर पर तैनात कर दिया जाता है। यह उसी सिस्टमैटिक प्रताड़ना का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? अब 6 अक्टूबर 2025 यानी कि पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या करने से एक दिन पहले रोहतक में गिरफ्तार किया जाता है उनके स्टाफ ऑफिसर रह चुके सुशील कुमार नाम के एक एएसआई रैंक पर तैनात अधिकारी को। और इस एएसआई रैंक के अधिकारी को गिरफ्तार किया जाता है एक कारोबारी से रिश्वत लेने या उससे एक्सटॉर्शन वसूलने के आरोपों में न्यायिक हिरासत में से भेज दिया जाता है, जिसके एक दिन बाद वाई पूरन कुमार हत्या करते हैं। सुशील कुमार गिरफ्तार किया गया। ये एएसआई रैंक का अधिकारी आईजी रोहतक जिस वक्त वाई पूरन कुमार थे उनका स्टाफ ऑफिसर था। अब हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में गैंगस्टर किस तरीके से कारोबारियों को परेशान कर रहे हैं। इनफैक्ट पंजाब से ज्यादा बद से बदतर स्थिति हरियाणा की है, जहां लिकर कॉन्ट्रैक्टर्स शराब के कारोबारी गैंगस्टर्स के निशानों पर है। कई हत्याएं हो चुकी हैं, कई लिकर कॉन्ट्रैक्टर्स को मारा जा चुका है। रंगदारियां लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों की हरियाणा के शराब के कारोबारियों से पिछले कई महीनों में वसूली जा रही हैं। सो मच सो कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अपने जिलों में गैंगस्टरों का खौफ है, आतंक है। हरियाणा की एसटीएफ, हरियाणा की पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन गैंगस्टर्स लगातार लिकर कॉन्ट्रैक्टर्स को परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही एक लिकर कॉन्ट्रैक्टर जिसे विदेश से ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने कॉन्टैक्ट किया, उससे रंगदारी की वसूली की मांग की, उसे धमकाया। वो लिकर कॉन्ट्रैक्टर जो कि रोहतक से ताल्लुक रखता था, बतौर आईजी रोहतक तैनात वाई पूरन कुमार से उस लिकर कॉन्ट्रैक्टर ने किसी समय सुरक्षा मांगी। अब आरोप सुशील कुमार नाम के इस एएसआई पर यह लगता है, जब 6 अक्टूबर 2025 वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से एक दिन पहले से गिरफ्तार किया जाता है, कि आईजी रोहतक रहते समय वाई पूरन कुमार के बिहाफ पर उनके लिए हर महीने 5 लाख रुपए की जो वसूली थी वो सुशील कुमार कर रहा था। सुशील कुमार को गिरफ्तार कर उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, पुलिस इंटेरोगेशन के बाद उससे एक स्टेटमेंट ले ली जाती है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। यह वो पॉइंट था जिस पॉइंट पर वाई पूरन कुमार को लगा कि पिछले 5 साल से उनके खिलाफ जो हो रहा है, इसका जिक्र मैं इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में करूंगा कि उनके साथ क्या क्या चीजें हुई, वो क्या क्या फैक्टर थे जो विभागीय स्तर पर या मानसिक उनके उत्पीड़न का कारण बने। लेकिन यह वो पॉइंट था जब वाई पूरन कुमार को लगा कि अब एक ऐसा केस रजिस्टर कर लिया गया है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का नाम वाई पूरन कुमार ने इसीलिए लिया क्योंकि रोहतक में ये एफआईआर रजिस्टर की गई। रोहतक में उनके पूर्व स्टाफ ऑफिसर रहे सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। अब इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अगर वाई पूरन कुमार को एक सिस्टमैटिक डिपार्टमेंटल विभागीय स्तर पर प्रताड़ित करने का सुनियोजित अभियान चल रखा था हरियाणा पुलिस के शीर्षतम स्तरों पर, तो रोहतक के एसपी की मिलीभुगत से, उसकी भूमिका से एक ऐसी एफआईआर आईजी रोहतक के पद से हटने के एक हफ्ते बाद दर्ज कर पूर्व स्टाफ ऑफिसर सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में आईजी रोहतक, तत्कालीन आईजी रोहतक वाई पूरन कुमार का जिक्र आया, जिनसे किसी तरीके की कथित वसूली करवाने के इल्जाम लगे और उसके बाद अगली कार्रवाई वाई पूरन कुमार के खिलाफ होती। संभवतः उन्हें गिरफ्तार किया जाता, पकड़ा जाता, इस केस में नामजद किया जाता। इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट इस आत्महत्या के लिए वाई पूरन कुमार को उकसाने का बना यही रोहतक में हुई कार्रवाई। गिरफ्तार किया गया पूर्व स्टाफ ऑफिसर सुशील कुमार, उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जिसमें बयान ये आए कि तत्कालीन आईजी यानी कि वाई पूरन कुमार कोई उगराही कर रहे थे, वसूली कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, ये एक अलग जांच का विषय हो सकता है। लेकिन इससे पहले ही वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। अब मैं आऊंगा उस 5 साल के सिस्टमैटिक ह्यूमिलेशन, उस कथित उत्पीड़न या प्रताड़ना की जिसकी बात वाई पूरन कुमार कर रहे हैं। अब कई किस्म से वाई पूरन कुमार को परेशान किया गया। अब ऐसी बहुत सी घटनाएं और ऐसी बहुत सी बातों का जिक्र इस आत्महत्या के ज्ञापन में वाई पूरन कुमार करते हैं। अंबाला के पुलिस स्टेशन के एक मंदिर में उनसे भेदभाव होने की घटना
पहली घटना, पहला वो ट्रिगर पॉइंट जिसकी वजह से या जिस कारण मनोज यादव तत्कालीन डीजीपी, पीके अग्रवाल उनके बाद के डीजीपी और मौजूदा डीजीपी शत्रुजीत कपूर उनके खिलाफ थे। वो एक अनुसूचित जाति के दलित आईपीएस ऑफिसर थे, उनको पैरिटी, बराबरता का मौका नहीं दिया गया। अब जो बातें वाई पूरन कुमार अपने इस आत्महत्या के ज्ञापन में लिख रहे हैं, उनमें से विभागीय स्तर पर उनके साथ क्या क्या हुआ, सबसे पहले मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। वाई पूरन कुमार ये दावा कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं अपने सुसाइड नोट में मरणोपरांत पॉस्टुमसली कि उनके एरियर्स को रोका गया, यानी कि बकाया उनके कुछ ऐसे फंड्स थे जो कि विभागीय स्तर पर किसी भी अधिकारी को मिलने होते हैं। 2015 से जो उनके बकाया एरियर्स थे उनको रोका गया, जबकि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अपने और अन्य बैचेस के एरियर्स को विदहोल्ड नहीं किया, लेकिन 2001 बैच के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के 2015 से बकाया एरियर्स को विदहोल्ड किया गया, रोक कर रखा गया। इसके अलावा उन्हें अर्नड लीव तक नहीं दी जाती थी। तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे राजीव अरोड़ा, एसीएस होम, जिन्होंने उनको अर्नड लीव सैंक्शन नहीं की, जिसकी वजह से अपने पिता के देहांत के बाद वो अपने पिता की जो धार्मिक रस्में पूरी करनी होती हैं उसमें भी शिरकत नहीं कर पाए। इस घटना का बाकायदा जिक्र करते हुए वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि इस घटना ने उन्हें मानसिक स्तर पर काफी तोड़ दिया था। इसके अलावा उनके सुरक्षा गार्ड को वापस लिया गया, उनकी ऑफिशियल गाड़ी को वापस लिया गया, उन्हें रहने के लिए ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं दिया गया, जबकि अन्य आईपीएस अफसरों को रहने के लिए सरकारी रिहायशें दी जाती रही, लेकिन उनको ये सुविधाएं नहीं दी गई। जिक्र यहां पे किया जा रहा है 2024 की उस कम्युनिकेशन का। अब यहां पर जिक्र एक और आईपीएस अधिकारी कुलविंदर सिंह का करते हैं। वाई पूरन कुमार अपने सुसाइड नोट में मरणोपरांत ये लिख रहे हैं कि एक आईपीएस अधिकारी कुलविंदर सिंह ने उन्हें सूचित किया कि उनके सुरक्षा गार्ड को वापस लेने के हुक्म दिए गए हैं। इसके अगले ही दिन इसी आईपीएस अधिकारी ने दोबारा फोन कर वाई पूरन कुमार को यह सूचित किया और आगाह किया कि तुम डीजीपी शत्रुजीत कपूर, एडीजीपी अमिताभ ढिल्लों और संजय कुमार आईपीएस आईजी रैंक के अधिकारी से बचकर रहो, तुम्हारे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। बाकायदा सुसाइड नोट में इस घटना का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा एक और बैठक की बात कही गई है जो कि तत्कालीन गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज और डीजीपी शत्रुजीत कपूर की हाजिरी में हुई। जिक्र किया जाता है कि इन तमाम सालों के दौरान जो भी पत्र व्यवहार, जो भी कम्युनिकेशन वाई पूरन कुमार कर रहे थे, यानी कि उनके साथ जो जो हो रहा था उसके खिलाफ वो अपने ज्ञापन दिया करते थे। अगर उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई की बात किसी स्तर पर उनके संज्ञान में आती थी, उनका यहां तक कहना है कि अधिकारियों ने जानबूझकर एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल स्तर की जो विभागीय कार्रवाई अंदर चल रही होती है किसी विभाग में, जिसे बाहर पब्लिक नहीं किया जा सकता, उस जानकारी को मीडिया को लीक किया जाता था। खबरें छपने के बाद जब उनके संज्ञान में यह बात आ जाती तो वो अपने विभाग को बाकायदा एक मेमो लिखकर उसका जवाब देने का प्रयास करते थे। और इसी कवायद के तहत तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज और डीजीपी शत्रुजीत कपूर और कुछ सीनियर अधिकारियों की एक बैठक भी हुई। और जिक्र यहां पर एक ऐसी समिति का भी किया गया है, कमेटी का भी किया गया है जो कि बनाई गई थी, लेकिन वाई पूरन कुमार द्वारा सुसाइड नोट में लिखा गया है कि उस कमेटी या फिर उन अधिकारियों जिनको उनके आक्षेपों, उनके आरोप और जो भी विभाग में उनके खिलाफ हो रहा है उन मामलों की जांच के लिए अमिताभ ढिल्लों और कुछ ऐसे ही अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। ऐसी समितियां बना दी गई जिन्होंने उनके केस की सुनवाई नहीं की। यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हालांकि रिटायर्ड एक आईएएस अधिकारी हैं राजेश खुल्लर, जो कि वरिष्ठ सचिव स्तर के अधिकारी हैं, इनका भी जिक्र आता है। एकमात्र वो अधिकारी जिन्होंने पूरी सरकार में वाई पूरन कुमार की बात को सुनने, समझने और उसका हल ढूंढने की कोशिश की, उस अधिकारी को राजेश खुल्लर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार लिखते हैं कि राजेश खुल्लर को वो कई मर्तबा मिले, राजेश खुल्लर को स्थिति से अवगत कराया, विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ, उनके साथ क्या क्या हो रहा है इसके बारे में राजेश खुल्लर ने पूरी जानकारी उनसे ली। इसके बाद भी जब उनका उत्पीड़न नहीं रुका और कुछ ऐसे फैसले लिए गए, उनके खिलाफ कुछ ऐसे एक्शन शुरू किए गए, दोबारा वो राजेश खुल्लर सीपीएस चीफ मिनिस्टर हरियाणा से मिले तो राजेश खुल्लर ने एसीएस होम को फोन कर
हो रही या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई वाई पूरन कुमार के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई थी उसे होल्ड पर रखने के निर्देश तक दिए। यानी कि सीपीएस राजेश खुल्लर सुन भी रहे थे, बातों को समझ भी रहे थे। उन्होंने अपने स्तर पर जो भी कथित साजिश विभाग में वाई पूरन कुमार के खिलाफ हो रही थी उसको समझते हुए कुछ मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाफी रही। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर के बारे में लिखी गई है, न सिर्फ वो इस पूरे सिस्टमैटिक हैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन के सूत्रधार के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं, बल्कि एक जो एनुअल ऑल इंडिया पुलिस रूल्स के मुताबिक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, APAR इसे बोला जाता है, पार बोला जाता है। अब बात इस वक्त हो रही है 31 मार्च 2024 की उस परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट की, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हेड ऑफ पुलिस फोर्स होने के नाते कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन या कमेंट, टिप्पणियां वाई पूरन कुमार के बारे में की थी जिनको फैक्चुअली वाई पूरन कुमार ने चुनौती दी थी। यह सभी व्यवहार कम्युनिकेशन लिखित में था, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। शत्रुजीत कपूर सिस्टमैटिकली वाई पूरन कुमार को टारगेट कर रहे थे और इसी टारगेटिंग का हिस्सा थी एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारनिया की वो कार्रवाई जो कि सितंबर और अक्टूबर 2025 में वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से एक दिन पहले की थी। यहां पर एक और जिक्र करना जरूरी है आईजी स्तर के अधिकारी, आईपीएस अधिकारी पंकज नैन की भूमिका का। अब जो जिक्र सुसाइड नोट में, आत्महत्या के इस ज्ञापन में वाई पूरन कुमार पंकज नैन के संदर्भ में करते हैं, वो ये बताते हैं, अब जिक्र यहां पूरन कुमार ये करते हैं कि जब विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ इंटरनल लेवल पर कुछ ऐसी कार्रवाइयां चल रही थी जिसके तहत उनके खातों की जांच हो रही थी, तो आईपीएस अधिकारी पंकज नैन द्वारा उनके खातों में, उनके बैंक खातों में, उनके अकाउंट्स में कुछ एंट्रीज को सस्पिशियस बताया गया। यानी कि कुछ ऐसी धनराशि आई जिसे आईपीएस अधिकारी पंकज नैन ने ड्यूबियस सस्पिशियस बताया। लेकिन पूरन कुमार का यह दावा था या है, उनके सुसाइड नोट में लिखा है कि उनके बैंक खातों में जो ब्याज की रकमें भी आ रही थी, उनकी पूंजी जो थी, उनका जो सरमाया, उन्होंने अपनी पूरी उम्र जो पुलिस की सेवा की आईपीएस अधिकारी थे, तो उनके खातों के सेविंग्स अकाउंट में जो ब्याज तक की एंट्रीज को सस्पिशियस एंट्रीज बता के उनकी जो छवि थी उसको खराब करने की कोशिश उसी सिस्टमैटिक ह्यूमिलिएशन और हैरेसमेंट की योजनाबंदी के तहत की गई, जिसके मुख्य सूत्रधारों को वाई पूरन कुमार, शत्रुजीत कपूर डीजीपी, अमिताभ ढिल्लों एडीजीपी, पंकज नैन आईपीएस, संजय कुमार और अन्य निचले स्तर के अधिकारियों के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हित करते हैं। अब सुसाइड नोट और आत्महत्या में लिखी गई इन सभी बातों, किए गए इन सभी खुलासों से आप समझ पाए या जान पाए होंगे कि 5-5.5 सालों तक हरियाणा के पुलिस के टॉप ब्रास में चलता क्या रहा। प्राइमा फेसाई ये बहुत ही गंभीर बातें थी, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी। हरियाणा की सरकारें, हरियाणा में पिछले तकरीबन 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये वही सरकार है जिसने पिछले साल अपने चुनावी घोड़े बदले, अपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बदला, पिछड़ी जातियों और बैकवर्ड क्लासेस को आगे लाने के लिए दलित वोट बैंक और गैर जाट वोट बैंक की कंसोलिडेशन को एक अलग लेवल पर लाने के लिए 2 बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर 2024 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया और यह राजनीतिक दाव कारगर रहा। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार रिपीट हुई। गैर जाट वोटों का जो ध्रुवीकरण, कंसोलिडेशन था, उसमें बीजेपी ने एक नया मयार हासिल कर लिया था और इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पिछड़ी श्रेणी के एक लीडर को मुख्यमंत्री बनाकर सामने लाया। लेकिन यहां पर पिछले 5-5 सालों से पुलिस के टॉप ब्रास में एक दलित अनुसूचित जाति से जुड़े हुए आईपीएस अधिकारी की जो प्रताड़ना हो रही थी, और वो प्रताड़ना उस सिलसिले, उन पूरी घटनाओं को ये अधिकारी सीनियर अफसरों तक, एसीएस होम लेवल के अफसरों तक फ्लैग करता रहा। गृह मंत्री अनिल विज, जो वैसे तो अंबाला में छोटे छोटे गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले या बस स्टैंड पर छोटे छोटे फड़ी लगाने वाले लोगों पर भी भड़कते हुए नजर आते हैं, वैसे वो अच्छा काम करते रहे हैं। अधिकारियों को मीटिंगों में ताड़ते भी हैं, डांटते भी हैं, उन्हें मौके पर सस्पेंड भी करते हैं, लेकिन ये सब कुछ उनकी आंखों के नीचे हो रहा था। आज फिलहाल वो गृह मंत्री नहीं है, लेकिन 5-5.25 साल तक ये कुछ चलता रहा। अब वाई पूरन कुमार के इस सुसाइड नोट, आत्महत्या ज्ञापन की सच्चाई क्या है?
हर चीज को फेस वैल्यू पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन देश का कानून पाबंद करता है ज़ाहिरी तौर पर। इसी कारण चंडीगढ़ पुलिस ने इन 14 अधिकारियों जिनके नाम इस सुसाइड नोट में शामिल है, उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मरहूम एडीजीपी वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार चंडीगढ़ पुलिस की एफआईआर से पूरी तरह संतुष्ट इसलिए नहीं थी क्योंकि एफआईआर में ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई या जो सुसाइड नोट में दर्ज की गई थी, उसके आधार पर इस सुसाइड नोट में लिए गए सभी नामों के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन 108 बीएनएस के तहत दर्ज की गई इस एफआईआर में उन 14 अधिकारियों जिनका मैंने नाम लिया, जो कि इस सुसाइड नोट में चिन्हित किए गए हैं, अंकित किए गए हैं, यह अपेक्षित है, इस चीज की उम्मीद की जाती है कि किसी भी दर्ज एफआईआर में एक्यूज्ड मुलजिम का नाम जरूर साफ तौर पर लिया जाना चाहिए। लेकिन इस केस में एक मोटी मोटी जनरल सी बात लिख दी गई है कि सुसाइड नोट में जिन भी लोगों के नाम आए हैं, अधिकारियों के नाम आए हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि यह कोई साधारण मामला तो है नहीं है। यहां पर एक प्रदेश का डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हेड ऑफ पुलिस फोर्स, एडीजीपी, आईजीपी, एसपी, सीपी, ज्वाइंट सीपी, इस लेवल के तकरीबन 9 सर्विंग आईपीएस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। सो क्या चंडीगढ़ पुलिस एक फेयर कार्रवाई कर पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। सो साथियों, अपनी आज की इस रिपोर्ट को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा कि अगर आप इस विषय में कुछ राय रखते हैं, हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों की भूमिका, वाई पूरन कुमार के साथ जो हुआ, इन वरिष्ठतम पुलिस अफसर जिनमें से कई बहुत ब्राइट पुलिस ऑफिसर्स माइंड यू हैं, उनकी इस नकारात्मक भूमिका के बारे में आपकी कोई राय है? और क्या इस सुसाइड नोटिस, आत्महत्या के ज्ञापन को फेस वैल्यू पर लेकर प्राइमा फेसाई इसे बिल्कुल सही माना जाए, या फिर इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन अगर होगी, पड़ताल होगी, तो कितनी फेयर पड़ताल हो सकती है? एक ऐसा प्रदेश जिसकी राजनीति ही जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती हो, ऐसे प्रदेश में मुख्यमंत्री किस जाति का है, किस जाति का नहीं, किस पार्टी का है, किस पार्टी का नहीं, एक ऐसी मानसिकता जो कि पिछड़े गरीब वर्गों का शोषण और उत्पीड़न करती है और फिर उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाती, वहां पर इस बार सिर्फ फर्क यह है कि इस बार जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है वो एक दलित है, वो एक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाला, अदरवाइज एक पावरफुल आईपीएस अफसर, एक एडीजीपी रैंक का अफसर। लेकिन यह सिस्टम इकट्ठा मिलकर ऐसे मजबूत पढ़े लिखे व्यक्तियों को और शीर्ष ओहदों पर तैनात व्यक्तियों को भी मानसिक स्तर पर कैसे तोड़ सकता है, उसकी मिसाल वाई पूरन कुमार में नजर आती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कार्रवाई होगी, चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी हो, डीजीपी शत्रुजीत कपूर हो, अमिताभ ढिल्लों हो, पंकज नैन हो, संजय कुमार हो, नरेंद्र बिजरनिया हो, या फिर वो सीपी, ज्वाइंट सीपी संदीप खिरवार, शिवास कविराज हो, कला रामचंद्रन हो, कोई भी अधिकारी हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए अगर उनकी भूमिका सही नहीं है। सब देखते हैं इस मामले में अगली कार्रवाई क्या होती है। चंडीगढ़ पुलिस से यह उम्मीद की जा सकती है कि वो इस मामले में कार्रवाई करे, फ्री एंड फेयर, बिना किसी दबाव के कार्रवाई करें। चंडीगढ़ पुलिस से ज्यादा दबाव इस वक्त हरियाणा सरकार पर है, क्योंकि साख इस वक्त हरियाणा सरकार की दांव पर है। अगर एक आईपीएस अफसर के साथ एक दलित, शेड्यूल्ड कास्ट के, अनुसूचित जाति के आईपीएस अफसर के साथ इस प्रदेश में इंसाफ नहीं हो सकता, तो फिर ना तो सरकार को और ना ही मुख्यमंत्री को अपने आप को पिछड़े दबे कुचले वर्गों का हितैषी कहलाने का कोई हक है। तो साथियों, आज की इस रिपोर्ट में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कमेंट्स, टिप्पणियां अपनी कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। जल्द ही एक और रिपोर्ट लेकर फिर होगी मुलाकात।